हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लास्ट क्लास में अपन ने नेफ्रेटिक सिंड्रोम के बारे में डिस्कस किया था और अदर जो रीनल डिजीज थी जैसे एक्यूट रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर, उनके बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक जो है आज अपन डिस्कस करेंगे वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कल जो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था नेफ्रेटिक सिंड्रोम, और आज जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम लगभग अगर वर्ड्स को देखें तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, इनमें सिमिलर है। उसमें आई है इसलिए नेफ्रेटिक सिंड्रोम और यहाँ ओ है इसलिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नेफ्रेटिक सिंड्रोम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन नेफ्रोटिक सिंड्रोम की क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैसे कैसे इसके अंदर कोज क्या क्या इसमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। बात करें नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए टाइप ऑफ, बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, एक टाइप का रीनल फेलियर ही है। किस क्या बोल सकते हैं इसको, टाइप ऑफ रीनल फेलियर करेक्टराइज्ड बाय, यहाँ पे जो मेन कंसर्न अपना रहेगा, जो मेन अपन बात करेंगे इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर, वो रहेगा कि जो आपके नेफ्रॉन है, जो ग्लोमेरुलस है, उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा वाइट स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वही यहाँ अपना मेन बेसिक रहेगा कि जो परमेबिलिटी है आपके ग्लोमेरुलस की परमेबिलिटी, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो करेक्टराइज बाई increased glomerular permeability जब परमेबिलिटी बढ़ेगी तो वेरियस टाइप के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब परमेबिलिटी बढ़ेगी तो वहाँ से ज़्यादा लार्ज मोलिक्यूल आपके वहाँ से निकल के जा सकते हैं। तो उसकी वजह से आपका प्रोटीन लॉस होगा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, हाइपोएल्बुमिनिया हो जाएगा और अदर सिम्टम्स जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो मेन कंसर्न क्या रहेगा अपना, इंक्रीज ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी, और यही हम देखेंगे कि ये क्यों हो रही है, क्या प्रॉब्लम है इसकी। तो मेन जो अपना यहाँ पे नेफ्रेटिक सिंड्रोम है उसके अंदर अपने को क्या याद रखना है, इंक्रीज्ड ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी। और ये परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा आपको, उसकी वजह से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इडिमा देखने को मिलेगा। तो वो सारा हम आगे सिम्टम्स में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा, ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे इसके कोज, तो कोज ऑलरेडी जो अपन ने नेफ्रेटिक सिंड्रोम में देखा था सिमिलर है, यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। कोज की बात करें तो कोज यहाँ पे भी ऑटो इम्यून रहेगा, मोस्टली किसकी वजह से होगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जितने भी हैं उनकी वजह से हो सकता है। या फिर अपन बात करें जो सिस्टमिक रीनल डिजीज है, सिस्टमिक रीनल डिजीज और कोई दूसरी डिजीज लाइक इन्फेक्शन हो गया, हाइपोवोलीमिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या फिर आपका डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, तो वो सारी अदर डिजीज की वजह से भी क्या हो सकता है, यहाँ पे पेशेंट को में भी क्या हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को आपको मिल सकता है। बात करें यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है डिजीज के सिम्टम्स, कैसे सिम्टम्स अपीयर होंगे, क्या क्या इसमें पैथोलॉजी रहेगी, उनके बारे में तो हम देखते हैं मेन इसका डिजीज का प्रोसेस, इसके सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे और किस तरह से ये सिम्टम्स अपीयर होंगे। और यहीं पे अपन कंपेयर भी करेंगे इसको नेफ्रेटिक सिंड्रोम से कि कैसे ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम से डिफरेंस है। तो हम बात करते हैं, ऑलरेडी अपन ने एनाटॉमी में अपन ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आपका जो ब्लड लेके आ रहा था एफरेंट आर्टीरियोल एंड इफरेंट आर्टीरियोल, ये आपका ब्लड लेके आ रहा है एफरेंट और एफरेंट आर्टीरियोल। अगर आपने एनाटॉमी वाला चैप्टर नहीं देखा है तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बाकी आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें एनाटॉमी, तो ही ज़्यादा बेटर होगा। तो ये आपका जो आर्टीरियोल्स पार्ट है जहाँ से ब्लड आपके आ रहा है, इधर से आपका ब्लड और इधर वापस एग्जिट हो रहा है। उसके अलावा मिडिल में आपका ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको अपन बोल सकते हैं GBM, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके नीचे आपका
ग्लोमेरुलस, सबसे नीचे आपका क्या रहेगा, ग्लोमेरुलर रहेगा। और इस कंबाइंड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका बोमन्स कैप्सूल ये, और ये पूरा मिलके क्या बनाएगा आपका नेफ्रॉन। फिर ये आगे जाएगा, तो ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ा है, इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। अपना मेन कंसर्न रहेगा इन तीन पे। यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का काम करेगी वो रहेगी ये तीन लेयर आपकी। फर्स्ट जो है ऊपर वाली लेयर, इसको अपन बोलते हैं एंडोथीलियल लेयर। यहाँ पे इस टाइप से एंडोथीलियल टिश्यू लेयर्स पाई जाएगी, तो ये आपकी एंडोथीलियल लेयर। सबसे अंदर जो है ये क्या है, एंडोथीलियल लेयर। ये एंडोथीलियल जो होती है ये क्या रहती है, इनमें पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, और इस छेद की वजह से इनको अपन क्या बोलते हैं, फेनस्ट्रेटेड एंडोथीलियल। ये क्या होती है, एंडोथीलियल किस टाइप की है, फेनस्ट्रेटेड। और ये जो पोर्स पाए जाते हैं, इन पोर्स का जो साइज होता है वो अराउंड, इनका जो साइज रहेगा एंडोथीलियल में वो रहेगा अराउंड 70 to 100 नैनोमीटर। फेनस्ट्रेशन कितना बड़ा होगा, 70 to 100 नैनोमीटर साइज का आपको फेनस्ट्रेशन यहाँ देखने को मिलेगा। बीच में आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो थर्ड लेयर है यहाँ पे, ये लेयर, यहाँ पे जो सेल्स होगी, उन सेल्स को स्पेसिफिक नाम दिया है, और उन सेल्स का नाम है पोडोसाइट। उनको अपन क्या बोलते हैं, पोडोसाइट सेल्स। इस टाइप की सेल्स पाई जाएगी, इनको अपन ने क्या बोला है, पोडोसाइट सेल्स। जब अपन इसकी माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी ये सेल्स, इस तरह की स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये क्या है, पोडोसाइट सेल्स। और पोडोसाइट सेल के बीच में आपको क्या मिल रहा है, एक स्पेस मिल रहा है ये, और ये किसके लिए, फिल्ट्रेशन के लिए आपको जो स्पेस है वो मिल रहा है। यहाँ पे जो फेनस, ये जो एरिया है, इसकी जो साइज रहेगी, यहाँ पे ये जो साइज है इसकी, ये साइज सेल्स कौन सी है, पोडोसाइट। और इन पोडोसाइट के बीच में जो स्पेस पाया जाएगा, वो स्पेस कितना रहेगा, अराउंड 20 नैनोमीटर। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो ऊपर की एंडोथीलियल लेयर है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर जो फेनस्ट्रेशन या छेद जो पाए जाएंगे, जो ओपनिंग है वो अराउंड 70 to 100 नैनोमीटर की है। यानी इस ब्लड वेसल से अराउंड 70 to 100 नैनोमीटर का कोई भी पार्टिकल्स वहां से बाहर आ सकता है। बट उसको फिल्टर होने के लिए जो यहाँ पे पोडोसाइट है, उनके बीच में जो स्पेस है वो कितना है, ओनली 20 नैनोमीटर का ही पाया जाता है। इट मीन्स ओनली जो पार्टिकल 20 नैनोमीटर या उससे लेस साइज का है वही मूव होकर इधर आ सकता है, आपके नीचे बोमन कैप्सूल के थ्रू फिल्टर्ड हो सकता है। उससे बड़ा मॉलिक्यूल कोई भी फिल्टर्ड नहीं हो सकता है। और यही रीजन होता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, उनकी जो साइज होती है, प्लाज्मा प्रोटीन, आरबीसी, वो सबकी साइज क्या रहती है, 20 नैनोमीटर से ज्यादा रहती है। इसकी वजह से वो फिल्टर नहीं होते हैं। दूसरा रीजन एक और होता है यहाँ पे कि ये जो तीनों लेयर है, इन तीनों लेयर पे चार्ज क्या रहता है, हमेशा ये नेगेटिव चार्ज रहती है। इन पे चार्ज कैसा रहता है, तीनों लेयर पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सब लेयर क्या रहेगी, नेगेटिव चार्ज रहेगी। जब इन पे नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा एक रूल होता है कि नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो ये तीनों सेल का चार्ज जो है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। जब ये नेगेटिव चार्ज है तो ये मोस्टली किसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट जब हम प्लाज्मा प्रोटीन को देखते हैं तो प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। और प्लाज्मा प्रोटीन का चार्ज भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करता है। उसकी वजह से भी प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पे फिल्टर्ड नहीं होते हैं। तो दो देखे अपन ने, पहला अपन ने देखा साइज बैरियर, जिसमें ऊपर तो बड़ी साइज है लेकिन नीचे क्या है आपका स्मॉल साइज है, इसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर नहीं हो पाते हैं। दूसरा अपन ने देखा चार्ज बैरियर, जिसके अंदर सेल्स की जो तीनों लेयर है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की तीनों लेयर के ऊपर चार्ज होता है आपका नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करता है। और प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, आपका नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा। उसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पे फिल्टर्ड नहीं होंगे। तो ये दोनों बैरियर की वजह से प्लाज्मा प्रोटीन एक नॉर्मल एडल्ट में कभी भी यूरिन के अंदर फिल्टर्ड नहीं होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इस डिजीज में क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन
भाई किसी भी रीजन से ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से किसी भी रीजन से इस लेयर को क्या हो गया है, इंजरी हो जाती है। जो आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है। अपन इस इंजरी को अलग अलग पार्ट में देखेंगे, जैसे +1 इंजरी, माइनर इंजरी है थोड़ी ज्यादा, फिर उससे और ज्यादा +1 +2 +3 अलग अलग लेयर पे अपन देखते हैं इसको। तो मान लीजिए यहाँ पे जो इंजरी होती है वो इंजरी किस टाइप की है, +1 इंजरी है, माइल्ड इंजरी है। कितनी है, माइल्ड। अगर माइल्ड इंजरी होती है तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइल्ड ओपनिंग बनेगी। और इस माइल्ड ओपनिंग की वजह से जो आपके जो प्लाज्मा प्रोटीन है, 3 मेन प्लाज्मा प्रोटीन आपके, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड आपका फिब्रिन या फिब्रिनोजन। तो जो एल्बुमिन होता है उनकी साइज होती है सबसे छोटी, उसके बाद होते हैं आपके ग्लोबुलिन, और उसके बाद होते हैं आपके थर्ड जो है वो है फिब्रिनोजन। तो जो सबसे कम वाला है वो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे फिल्टर्ड होगा। तो पहले अपन बात करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, माइल्ड इंजरी हुआ है, और माइल्ड इंजरी हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, माइल्ड अमाउंट में कौन नीचे आ जाएगा, फिल्टर्ड हो गया यहाँ से एल्बुमिन। एल्बुमिन आपका क्या हो जाएगा, फिल्टर्ड हो जाएगा। लेकिन एल्बुमिन का अमाउंट क्या रहेगा, बहुत ही माइल्ड रहेगा। एल्बुमिन आ रहा है ओनली, और जब एल्बुमिन का लॉस होगा तो यूरिन के अंदर आपको क्या मिलेगा, एल्बुमिन मिलेगा, और उस एल्बुमिन को हम क्या बोलेंगे, एल्बुमिनोयूरिया। एल्बुमिन यूरिन में आ रहा है इसलिए एल्बुमिनोयूरिया। और ब्लड में क्या हो जाएगा, हाइपो एल्बुमिनिया। ब्लड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपो एल्बुमिनिया, और यूरिन के अंदर आपको एल्बुमिन का प्रेजेंस मिलेगा। कौन सी कंडीशन में, जब इंजरी जो है नेफ्रॉन को या ग्लोमेरुलस को माइल्ड इंजरी होती है उस कंडीशन में। क्योंकि एल्बुमिन की साइज सबसे छोटी है, इसकी वजह से सबसे पहले कौन वहां से पास हो जाएगा, आपका एल्बुमिन पास होकर नीचे आ जाएगा। इस हाइपो एल्बुमिनिया या ओनली एल्बुमिन जो मूव कर रहा है, तो इसको हम कभी कभी बोलते हैं सेलेक्टिव जो प्लाज्मा प्रोटीन है। ये एल्बुमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है, तो इसको अपन बोलते हैं सेलेक्टिव प्रोटीन लॉस, या इसको अपन बोल सकते हैं सेलेक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन लॉस, या सेलेक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन फिल्ट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन लॉस। सेलेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ओनली कौन सा आ रहा है आपका, एल्बुमिन ही आ रहा है। अगर इसके साथ दूसरे अदर प्लाज्मा प्रोटीन भी साथ में होते तो हम उसको सेलेक्टिव नहीं बोल सकते। सेलेक्टिव तब बोलेंगे जब एक स्पेसिफिक टाइप का प्लाज्मा प्रोटीन क्या हो रहा है, यहाँ से फिल्टर्ड होकर नीचे आ रहा है। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में सिर्फ एल्बुमिन आ रहा है, बहुत माइनर से अमाउंट में होगा, तो ज्यादा सिम्टम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, सेलेक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन रहेगा लॉस, और उसके साथ में आपको हाइपोएल्बुमिनिया और थोड़ा बहुत आपको यूरिन के अंदर एल्बुमिन का अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये इंजरी जो है और ज्यादा हो जाए, ग्लोमेरुलस को और क्या हो जाए, ज्यादा इंजरी हो, उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट अपन देखते हैं। सेकंड पार्ट अपन बात करें, ये आपका सेम ग्लोमेरुलस और बेसमेंट मेम्ब्रेन, और थर्ड आपका बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल इस थर्ड सेकंड टाइप की जो बात करें अपन इंजरी की, तो यहाँ पे मान लीजिए जो +1 थी वो टाइप क्या हो गया, +2 डबल, जो थोड़ी माइल्ड से थोड़ी ज्यादा इंजरी हुई है अगर किडनी में, ग्लोमेरुलस में, तो जब ज्यादा इंजरी होगी तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा। बात करें इस कंडीशन में, तो ये जो डैमेज होगा वो थोड़ा क्या रहेगा, ज्यादा डैमेज होगा। और ज्यादा डैमेज होने की वजह से यहाँ पे एल्बुमिन पहले से ही लॉस हो रहा था, तो एल्बुमिन और उसके साथ में क्या लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ग्लोबुलिन भी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। जब एल्बुमिन और ग्लोबुलिन दोनों एक साथ लॉस होंगे उस कंडीशन में, लेकिन इनका अमाउंट क्या रहेगा, माइल्ड अमाउंट, ज्यादा हाई अमाउंट में इनका लॉस नहीं होगा, माइल्ड अमाउंट में ही लॉस होगा अगर इंजरी मॉडरेट है तो इस कंडीशन में फिर से क्या हो रहा है, आपका एल्बुमिन ग्लोबुलिन दोनों लॉस हो रहे हैं। अगर एक होता है तो हम उसको बोलते हैं सेलेक्टिव, लेकिन दोनों हो रहे हैं तो हम इसको नहीं बोल सकते सेलेक्टिव, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन सेलेक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन लॉस। यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो किस टाइप का है,
नॉन सेलेक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन लॉस हो रहा है। नॉन सेलेक्टिव क्यों? क्योंकि यहाँ दो हो रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सा आ रहा है, दोनों आ रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे नॉन सेलेक्टिव। अगर एक ही आ रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव। और यहाँ पे भी आपको प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन का अमाउंट कम हो जाएगा, यूरिन के अंदर आपको प्लाज्मा प्रोटीन मिलेंगे, लेकिन अमाउंट क्या रहेगा इस कंडीशन में भी? कम रहेगा। कौन सी टाइप की? +2 इंजरी में। लेकिन अगर ये इंजरी और ज्यादा सीवियर हो, जिसको अपन बोल सकते हैं +3, अगर ये +3 टाइप की इंजरी है या सीवियर इंजरी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा देखते हैं। इस कंडीशन में ये आपका बोमन्स कैप्सूल और ये आपका जो एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल्स। अब यहाँ पे इंजरी क्या हो गई है? ज्यादा इंजरी हो गई है ग्लोमेरुलर को, और जब ज्यादा इंजरी होगी तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो लॉस देखने को मिलेगा आपको प्लाज्मा प्रोटीन का, लॉस जो होगा एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, इनका लॉस क्या होगा? बहुत ही हाई अमाउंट में इनका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होगा? लॉस होगा। और जब ज्यादा अमाउंट में लॉस होगा तो इनका अमाउंट कितना हो जाएगा? अराउंड मोर देन 3.5 ग्राम पर डे प्रोटीन यूरिया, अगर ब्लड के अंदर यूरिन के अंदर पर डे 24 आवर में 3.5 ग्राम से ज्यादा अगर प्लाज्मा प्रोटीन आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपकी इंजरी है बहुत ज्यादा सीवियर। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाली कंडीशन, जहां पे प्लाज्मा प्रोटीन का अमाउंट कितना होता है यूरिन के अंदर? 3.5 ग्राम से ज्यादा पहुंच जाता है। यहां तक अपन देखेंगे तो यहाँ यूरिन के अंदर आपको 3.5 ग्राम से ज्यादा नहीं मिलेगा, बट इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? प्लाज्मा प्रोटीन का अमाउंट पर डे कितना हो जाएगा? पर 24 आवर में मोर देन 3.5 ग्राम आपको प्लाज्मा प्रोटीन मिलेंगे। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में नेफ्रोटिक सिंड्रोम। उसमें था कि जब इंजरी जो है और ज्यादा हो, इससे भी ज्यादा सीवियर, यानी ये +4, +5, +6 और ज्यादा सीवियर इंजरी है, इस कंडीशन में यहाँ बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। और बहुत ज्यादा डैमेज होने की वजह से अपन ने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होगा, और इस ग्रेनुलेशन टिश्यू का ज्यादा फॉर्म होने की वजह से जो आपका ल्यूमन था एफरेंट आर्टेरियोल का ल्यूमन क्या हो जाता है? नेरो हो जाता है। और नेरो होने की वजह से जो ब्लड सप्लाई है नेफ्रॉन को वो कम मिलेगी, और कम ब्लड सप्लाई की वजह से आपको लेस प्लाज्मा प्रोटीन का लॉस यहाँ देखने को मिलेगा। वो कंडीशन थी अपन ने कल डिस्कस किया था, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो यहाँ पे मेन कंडीशन क्या है? हाई प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको लो प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। इस कंडीशन में अपन ने देखा था हाइपरटेंशन मेन फीचर था, लेकिन यहाँ हाइपरटेंशन की अपन अभी डिस्कस करेंगे, ज्यादा हाइपरटेंशन नहीं होगा। यहाँ मेन फीचर होगा प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्बुमिनिया, एडिमा, हाइपरलिपिडीमिया, वो सारी कंडीशन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ये था नेफ्रोटिक सिंड्रोम कि अगर यूरिन के अंदर आपको पर डे 3.5 ग्राम से ज्यादा अगर प्लाज्मा प्रोटीन मिल रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कंसीडर करेंगे? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब देखते हैं हम और अदर सिम्टम्स यहाँ क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया कि अगर ये इंजरी बहुत ही ज्यादा इंजरी हो रही है, यहाँ पे जो इंजरी है वो ज्यादा इंजरी होगी, तो यहाँ से क्या रिलीज होगा? एल्बुमिन के साथ में आपका ग्लोबुलिन, और ये ग्लोबुलिन, इन दोनों का अमाउंट जो क्या रहेगा वो मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। और इस कंडीशन को अपन फर्स्ट सिम्टम्स जो होगा अपना वो क्या रहेगा? प्रोटीन यूरिया। आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। अमाउंट क्या रहेगा यूरिन के अंदर प्रोटीन का? मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। पहला सिम्टम आपको देखने को मिलेगा ये। अब अपन बात करें कि अगर इतना प्रोटीन 3.5 ग्राम पर डे आपके यूरिन में लॉस हो रहा है, तो जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन है वो मेनली काम करता है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। उसमें भी स्पेशली एल्बुमिन, वो क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करेगा। तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या हो गए? कम हो गए, और स्पेसिफिकली कम कौन सा हो गया? एल्बुमिन। तो उसको अपन बोलेंगे हाइपो एल्बुमिनेमिया। एल्बुमिन का अमाउंट क्या हो गया है?
कम हो गया। जब बॉडी के अंदर एल्बुमिन और प्लाज्मा प्रोटीन का अमाउंट कम हो जाएगा तो उसकी वजह से जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, जब वेन के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो सारा फ्लूइड है वो सारा फ्लूइड कहाँ मूव कर जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में मूव करेगा और उसकी वजह से बॉडी में क्या हो जाएगा, एडिमा। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपोएल्बुमिन की वजह से एडिमा। एडिमा जो होगा स्पेसिफिकली टाइप का जो एडिमा सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपको पेरी ऑर्बिटल केविटी। कहां देखने को मिलेगा, पेरी ऑर्बिटल केविटी या स्पेस। और ऑलरेडी अपन ने कल डिस्कस किया था कि ये पेरी ऑर्बिटल केविटी में ही क्यों होता है, क्योंकि जो अपनी स्किन है वो हर जगह पर आप देखोगे तो टाइटली अटैच होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू से, लेकिन अगर पेरी ऑर्बिटल केविटी को अपन देखें तो यहाँ की स्किन लूजली अटैच होती है, इजीली क्या आ सकती है, बाहर आ सकती है। तो जब भी यहाँ कोई फ्लूइड आएगा तो इजीली बल्ज आउट हो जाएगी और आपको सबसे पहले एडिमा कहाँ देखने को मिलेगा, पेरी ऑर्बिटल केविटी के अंदर। और ये जो एडिमा होगा ये किस टाइप का होगा, पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको ऑलरेडी। पिटिंग क्या होता है, पिटिंग एडिमा एक टाइप का एडिमा है जिसमें क्या होता है कि अगर ये दो टाइप के टिश्यू हैं, आपने दोनों टिश्यू को क्या किया, प्रेस किया, एडिमा हो रखा था, आपने प्रेस किया इस तरह से, और प्रेस करने के बाद ये एक टाइप का जो टिश्यू था वो वापस क्या आ गया, नॉर्मल हो गया, दबाया और वापस आ गया। लेकिन दूसरे ये टाइप का टिश्यू है जिसको आपने दबाया और दबाया वहीं रह गया, वो पिट बन गया, अंदर पिट बन गया। तो इस टाइप के एडिमा को अपन क्या बोलते हैं, पिटिंग एडिमा, और इसको अपन बोलते हैं नॉन पिटिंग एडिमा। तो इस टाइप की कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, पिटिंग एडिमा। और जो ये एडिमा होगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी के ऊपर आपको जनरलाइज्ड एडिमा होल बॉडी के ऊपर, और इस जनरलाइज्ड एडिमा को अपन बोलते हैं एनासार्का। एनासार्का अगर वर्ड टर्मिनोलॉजी पूछा जाए तो मीनिंग क्या है, होल बॉडी के ऊपर जो आपका एडिमा हो जाता है जनरलाइज्ड एडिमा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एनासार्का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ अदर और सिम्टम जिनके बारे में ऑलरेडी अपन बात करें प्लाज्मा प्रोटीन की। अगर आपके ब्लड यूरिन के अंदर पर डे 3.5 ग्राम अगर आपका प्लाज्मा प्रोटीन लॉस हो रहा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है अपना लीवर, और 3.5 ग्राम को लीवर इजीली कंपनसेट कर सकता है। लीवर जो है वो पर डे अराउंड, लीवर की बात करें तो पर डे एक नॉर्मल एडल्ट जो है उसका लीवर पर डे अराउंड 10 to 12 ग्राम पर डे क्या कर सकता है, प्लाज्मा प्रोटीन फॉर्मेशन कर सकता है। पर डे कितना फॉर्मेशन कर सकता है, 10 to 12 ग्राम पर डे। अगर 10 to 12 कर सकता है और यहाँ सिर्फ 3.5 ग्राम ही लॉस हो रहा है तो ये तो इजीली कंपनसेट कर सकता है। फिर ये सिम्टम क्यों देखने को मिलेंगे, बॉडी के अंदर हाइपो एल्बुमिनेमिया क्यों हो रहा है, एल्बुमिन का अमाउंट कम क्यों हो रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जो इसका लॉस हो रहा है वो 10 to 12 ग्राम पर डे के समथिंग हो रहा है, बट हमें यूरिन के अंदर सिर्फ कितना मिल रहा है, 3.5 ही मिल रहा है। तो रिमेनिंग कहाँ जा रहा है, रिमेनिंग कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है। रिमेनिंग की बात करें तो जो आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेटिबल, और उससे भी अपन बात करें ऊपर, बात करें स्ट्रक्चर्स की, यहां पे जो सेल्स पाई जाती है, ये सेल क्या करती है, जो भी प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पे आएगा इधर से फिल्टर्ड होकर प्लाज्मा प्रोटीन अगर यहाँ आता है तो उस प्लाज्मा प्रोटीन को ये सेल क्या करेगी, अपने पास रिवर्ट करेगी, अपने पास इनटेक करेगी और इसको लेके क्या कर देगी, प्लाज्मा प्रोटीन को यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन केटाबोलाइज कर देगी, और केटाबोलाइज हो जाएगा। तो ये जो लॉस हो रहा है प्लाज्मा प्रोटीन का इन सेल्स के थ्रू, इन एपिथेलियल सेल के थ्रू, वो हमें ब्लड के अंदर या यूरिन के अंदर दिखाई नहीं देगा। यहां से जो प्लाज्मा प्रोटीन मूव होके अपने पास पहुंचेगा वही प्लाज्मा प्रोटीन हमें किसमें दिखाई देगा, यूरिन के अंदर दिखाई देगा। तो ये जो सेल यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट है बॉमन्स कैप्सूल के जस्ट पास, और ये सारी सेल्स, ये सेल जो प्लाज्मा प्रोटीन को केटाबोलाइज कर रही है
इसका अमाउंट हम मेजर नहीं कर पाते और वो हमें दिखाई नहीं देता है। इसीलिए इस अमाउंट और अपन जो यूरिन में जो अमाउंट आ रहा है, इन दोनों को मैं अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो ब्लड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपोएल्बुमिनेमिया। तो जब यूरिन के अंदर बहुत सारा यूरिन के अंदर जब प्लाज्मा प्रोटीन लॉस होगा तो लीवर क्या करेगा, नया नया प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, पर डे अराउंड 10 to 12 ग्राम का फॉर्मेशन करेगा। ये प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, इसके साथ साथ में क्या फॉर्म करेगा, ये लाइपोप्रोटीन का फॉर्मेशन भी करेगा। लिपोप्रोटीन भी होंगे आपके इसके साथ फॉर्मेशन। और लिपोप्रोटीन में भी स्पेशली जो बेड काम करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाने जाते हैं, उनका अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल को ये फॉर्मेट नहीं करेगा। तो लाइपोप्रोटीन का फॉर्मेशन भी बढ़ेगा तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, लिपोप्रोटीन का अमाउंट इंक्रीज, और उसकी वजह से आपको एक और सिम्टम देखने को मिलेगा जिसको अपन बोलेंगे हाइपरलिपिडेमिया। अगला सिम्टम क्या हो जाएगा, एक और हाइपर लिपिडेमिया। और जब लिपिड का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा बॉडी के अंदर तो लिपिड की वजह से आपके जो कार्डियक सिस्टम है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और एक और कंडीशन बन सकती है, उसको अपन बोलेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी किसी भी वेन या जो आपकी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर अगर किसी टाइप का कोई वेन के चारों तरफ जो भी क्लॉट बन जाता है या लिपिड आके डिपॉजिट हो जाता है उसको अपन बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये फॉर्म हो सकता है। उसके अलावा जो यहाँ पे जनरलाइज एडिमा हो रहा है, इस कंडीशन में जब बॉडी के जो ब्लड है, ब्लड में से जब प्लाज्मा प्रोटीन बाहर निकल जाएंगे, लॉस हो जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन का, तो सिर्फ पीछे बच जाएगा फ्लूइड जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सारे इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके क्या कॉज करेगा, एडिमा। जब ब्लड में से जो फ्लूइड है वो सारा कहां शिफ्ट हो गया, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। फ्लूइड कहां शिफ्ट हो गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में। और जब फ्लूइड पार्ट यहां से निकल जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगी, मोस्टली सेल्स बच जाएगी। और ओनली सेल बचेगी तो इसकी वजह से ब्लड की जो ऑस्मोलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज ब्लड ऑस्मोलिटी। और जब ब्लड की ऑस्मोलिटी इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से हाइपरऑस्मोलर हो जाएगा ब्लड। और ये हाइपरऑस्मोलर ब्लड जब आपके हाइपोथैलेमस में जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो वहां पे पाए जाते हैं ऑस्मो रिसेप्टर। और वो ऑस्मो रिसेप्टर इसको सेंस करेंगे कि ब्लड की ऑस्मोलिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा है, और वो क्या रिलीज करेंगे, एडीएच हार्मोन। जब ये ब्लड की ऑस्मोलिटी बढ़ेगी तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, एडीएच। और ये एडीएच क्या करेगा, वाटर एंड सोडियम को रिटेंशन कराएगा, वाटर और सोडियम क्या कराएगा, फर्दर रिटेन कराएगा। फिर से इसका अमाउंट इंक्रीज होगा H2O और सोडियम का आपके ब्लड में। फिर जब वॉल्यूम बढ़ेगा फिर वो वॉल्यूम कहां शिफ्ट हो जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में, और फर्दर क्या करेगा, ये इडिमा कोज करेगा। तो इडिमा आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पे इस कंडीशन में। उसके साथ में आपको हाइपोएल्बुमिनिया देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया जिसमें अमाउंट 3.5 से ज्यादा आपको प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन लॉस होने का देखने को मिलेगा। तो ये था इसके वेरियस टाइप के जो सिम्टम्स आपको इस कंडीशन में देखने को मिलेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर। इनमें जो आपको मेनली सिम्टम्स, 3 सिम्टम याद रखना है जिसको आप एक ट्रायंगुलर बना सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसको आप ऐसे ट्रायंगुलर से याद रख सकते हैं। पहला जो आपको याद रखना है कि जो इसमें मेन फीचर रहेगा वो रहेगा प्रोटीन यूरिया, आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया। और प्रोटीन यूरिया का अमाउंट मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। उसके अलावा प्रोटीन यूरिया की वजह से ब्लड के अंदर प्रोटीन अमाउंट हो जाएगा एल्बुमिन का कम, इसलिए हाइपो एल्बुमिनेमिया। उसके अलावा थर्ड कंडीशन अपन बात करें, हाइपोएल्बुमिनिया होने की वजह से जो आपका फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा और बॉडी में क्या हो जाएगा, जनरलाइज्ड एडिमा। तो ये मेन 3 सिम्टम आपको याद रखने हैं, इसको अपन बोलेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और इस जब हाइपोएल्बुमिनिया होगा तो लीवर क्या करेगा, प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, और उसके साथ में आपको एक और सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, हाइपर लिपिडेमिया।
तो ये कंडीशन हमें याद रखना है। इडिमा किस टाइप का रहेगा यहाँ पे, पिटिंग इडिमा, और स्पेसिफिकली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जब डिपेंडेंट पार्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल पेरिफेरीज, आपका एब्डोमिनल, जो लोअर लिम्स अपर लिम्स जो है वहां पे डिपेंडेंट पार्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल पेरिफेरल ए पार्ट, एब्डोमन के अंदर क्या हो जाएगा, असाइटिस आपको देखने को मिलेगा। जब फ्लूइड एब्डोमेन कैविटी में फिल्ड हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं असाइटिस। तो असाइटिस एब्डोमेन के अंदर आपको असाइटिस देखने को मिलेगा। तो ये सारी कंडीशन आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, कैसे हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम को ट्रीट कर सकते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना है, कोज के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है क्या क्या कोज है, प्रोटीनूरिया को कम करना है, मेन फोकस अपना क्या रहेगा। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, मेन एम रहेगा वो क्या रहेगा, टू डिक्रीज प्रोटीन यूरिया। जो प्रोटीन आपके यूरिन के अंदर लॉस हो रहा है उसको डिक्रीज करना अपना क्या है, प्राइमरी मेन रोल रहेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, पहली कंडीशन, प्रोटीन यूरिया लॉस होने की वजह से जो मेन आपका रास सिस्टम एक्टिवेशन हो रहा है, रास सिस्टम को अपने स्टॉप करना है, उसके लिए हम क्या दे सकते हैं, एसीई इनहिबिटर ड्रग दे सकते हैं। एसीई इनहिबिटर ड्रग देंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो किडनी के पास फ्लो कम आएगा, और किडनी के पास फ्लो कम आएगा तो प्लाज्मा प्रोटीन का जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से आपका प्रोटीन यूरिया आपको कम देखने को मिलेगा। तो ऐसी इनहिबिटर ड्रग्स दे सकते हैं। इडिमा को कम करने के लिए अपन डायूरेटिक्स ड्रग दे सकते हैं, डायूरेटिक्स ड्रग। उसके अलावा हम पेशेंट को लिपिड, जो आपका हाइपरलिपिडेमिया हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए एंटी लिपिड ड्रग दे सकते हैं, एंटी लिपिड ड्रग। और उसके साथ में हाइपो एल्बुमिनिया हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट को एल्बुमिन ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं, एल्बुमिन ट्रांसफ्यूजन पेशेंट को कर सकते हैं अपन एल्बुमिन ट्रांसफ्यूजन, ताकि पेशेंट का एल्बुमिन का अमाउंट बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा और आपका इडिमा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके अलावा पेशेंट को एज ए नर्स हमें ध्यान रखना है, वेट मॉनिटरिंग करना है अपने को, ताकि पता चले कि कितना वेट इंक्रीज हो रहा है पर डे। और उसके अलावा आपको इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना पड़ेगा, प्रोटीन का अमाउंट हमें यूरिन के अंदर डेली मेजर करना पड़ेगा। तो वो सारा हमें एज ए नर्स ध्यान रखना होगा। ये सब था नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।